हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण ये क्या होता है भाई? समतल दर्पण, समतल दर्पण जो आप घरों में आप अपना चेहरा वगैरह देखते हो ना, तब आप कौन सा दर्पण काम में लेते हो? समतल दर्पण का। समतल दर्पण के एक साइड में क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है, ठीक है ना। एजी या निकल की क्या की जाती है? पॉलिश की हुई ये है एक साइड में। समतल दर्पण काम में लेते हो। दर्पण में क्या होता है? प्रकाश की किरण जाती है और वहां टकरा कर वापस आती है, तो आपका उस दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है आपको। तो वो प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक होता है या सीधा होता है या उल्टा होता है, तरीके का प्रतिबिंब बनता है वो देखेंगे। और समतल दर्पण के संबंधित कोण ज्ञात करना सीखेंगे कि दो समतलों के बीच में, दो समतल दर्पण हम काम में ले रहे हैं, अगर उसके बीच में 90 डिग्री का कोण हो तो आप प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। प्रतिबिंबों की संख्या दे दे तो आप उन दोनों के बीच में कोण ज्ञात कर सकते हो। ये समतल दर्पण के संबंधित देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न एक एक चीज को बहुत बढ़िया तरीके से। समतल दर्पण में क्या होता है, मैं आपको बना देता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ सारी चीजें। यहाँ पे मैं रख देता हूँ समतल दर्पण। क्या रख देता हूँ? समतल दर्पण। यहाँ पर कोई मैं रख देता हूँ बिंब। एक होता है बिंब, जो कोई वस्तु होती है उसको बिंब कहा जाता है। और उस जो इमेज बनती है तो बोलते हैं प्रतिबिंब। तो क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये अच ऊंचाई का कोई बिंब है, कोई वस्तु मान लीजिए या बिंब बोल, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? यहाँ पे इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इस तरीके से डायग्राम से बना लेना, ये दर्पण है कोई। ध्यान रखना, एक तो जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है ना, वो क्या बनता है? यहाँ पे कोई वस्तु है इस तरीके से, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो एक तो सीधा बनता है। क्या बनता है? आप शीशे में देखोगे नहाई धोई करके तो क्या दिखोगा? एकदम सीधा दिखोगा, उल्टा दिखो रहा है सीधा। प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है। पर ध्यान रखना, पार्श्व उल्टा बनता है दोस्तों। आप शीशे के अंदर देखोगे ना, तो ये जेब आपके बाएं साइड में है, तो दर्पण के साइड में देखोगे तो दाएं साइड में दिखाई देगी। आप दर्पण के सामने खड़े होकर देखोगे तो ये जो आपको जेब वगैरह है ना, ये जेब इस साइड में दिखाई दे रही है। तो आप दर्पण का देखना, दर्पण वाले ये लेफ्ट में दिखाई दे रही है, दर्पण के दर्पण वाले भाग में राइट में दिखाई देगी आप। तो ये पार्श्व उल्टा होता है, ध्यान रखना। प्रतिबिंब बनता सीधा है, पर ध्यान रखना सीधा का मतलब ये हुआ कि आप दर्पण के अंदर देखो, आज ये थोड़ी एक टांग ऊंची हुई दिखाई, नाड़ नीची हुई दिखाई, दिखोगे तो सीधा। पर पार्श्व क्या हो गए? आप उल्टा दिखाई दोगे। तो सीधा व पार्श्व उल्टा कह सकते हैं। पार्श्व उल्टा बनता है। बायां भाग दायां, बायां भाग दर्पण में दाईं ओर दिखेगा, दाईं ओर। सीधा बनता है, पार्श्व उल्टा बनता है। और ये इसमें अलग से पॉइंट भी लिख सकती हो, ये इंपॉर्टेंट है भी। पार्श्व उल्टा बनता है। और मुझे बताओ, प्रतिबिंब जब सीधा बनता है ना, ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है ना, तो वो आभासी होगा। आभासी होगा। अरे आजकल था सीधो साधो आदमी लगे है। आभासी का मतलब होगा काल्पनिक। और जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना, उल्टा बनता है, वो हमेशा बनता है वास्तविक। विषय भी दर्पण हो भी ध्यान रखियो। जिको अपन आदमी आज एकदम सिंपल दिखण आ रही है, सीधो आदमी दिखण और अपन कवा नहीं माछर ज्यादा खावे। अगर थाने सीधो दिखण लाग रही है नी, इको मतलब है वो केवल काल्पनिक है आज के टाइम में सीधो। और जिको उल्टो देखण लाग रही है नी, तो दिखण लाग रही है थाने, वो वास्तव में क्या है? वास्तविकता है वो। तो ध्यान रखना, जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और जब भी कोई प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वो आभासी प्रतिबिंब। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब कौन से होते हैं? वास्तविक पर जो प्रतिबिंब होता है ना दोस्तों, प्रतिबिंब होता है वो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किस पर? पर्दे पर
प्राप्त किया जा सकता है। अगर उसके पीछे पर्दा लगाएंगे तो हमें पर्दे पर वो प्रतिबिंब मिल जाए। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। ठीक है, तो जहां प्रतिबिंब सीधा बने वहां आभासी बनेगा। यहाँ पर क्या बनना है, प्रतिबिंब सीधा बनना है ना, सीधा बनना है, तो इसका मतलब क्या है, आभासी। आभासी बनेगा प्रतिबिंब सीधा, आभासी, और क्या बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के साइज का, साइज का, साइज का, तो वस्तु की साइज है ना उतना ही बनेगा। तो ध्यान रखना, ये बिंब अगर अच ऊंचाई का है ना, तो ये प्रतिबिंब भी क्या होगा, अच ऊंचाई का होगा। ठीक है, प्रतिबिंब भी क्या होगा, अच ऊंचाई। तो और ये जो दर्पण और इसके बीच की जब दूरी है ना, ये अगर क्या दूरी है, ये u अगर दूरी पर स्थित है ना, तो ये भी कौन सी दूरी पर स्थित होगा, ये भी u, या अक्ष दूरी पर है ना, तो ये अक्ष दूरी पर स्थित होगा, अक्ष लिख, ये अगर x दूरी पर स्थित है ना, तो ये भी कितनी दूरी पर स्थित होगा, दर्पण x दूरी पर बनेगा। यहाँ से दर्पण पड़ा है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी होता है अभी, तो ये x दूरी पर है, तो ये भी प्रतिबिंब भी दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, x दूरी पर बनेगा। तो बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2x हो गई, ध्यान रखना, दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा। इसके बाद में मुझे ये बताओ, अगर बिंब दर्पण की ओर v वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये इस साइड में अगर v वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, तो प्रतिबिंब भी हमें v वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा, ध्यान रखना। ये भी किस वेग से प्रतीत होगा, यहाँ दर्पण के सापेक्ष v वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत, परंतु बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब है ना, वो 2v वेग से क्या होगा, दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। आपको क्या होगा, 2v वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा, ये ध्यान। ठीक है, तो ये दूरी वो बराबर होती है, मैंने बता दिया। ये अगर बिंब है, ये दर्पण के सापेक्ष v वेग से जा रहा है, तो ये जो प्रतिबिंब है ना, वो दर्पण के सापेक्ष होता है ना, वो v वेग से ही इधर आता हुआ दिखाई देगा। पर ध्यान रखना कि बिंब अगर यहाँ आप खड़े हो, आप v वेग से दौड़ रहे हो, तो आपको जो प्रतिबिंब दिखाई देगा ना, वो आपके सापेक्ष दिखाई देगा ना, वो 2v वेग से दिखाई देगा। अगर आप 20 किलोमीटर दर्पण की तरफ दौड़ रहे हो, ठीक है, तो आपको वो आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा ना, आपके सापेक्ष वो 2v वेग से दिखाई देगा। 10 किलोमीटर प्रति स्पीड से दौड़ रहे हो तो आपको 20 किलोमीटर प्रति स्पीड देगा। परंतु दर्पण के सापेक्ष पूछ लिया जाए ना, तो इनका जो ये v वेग से जा रहा है, तो इधर भी क्या होगा, v वेग। तो आप ये चीज आगे लिख सकते हो भी, ये आपने लिख लिया। पार्श्व उल्टा वाला लिख लेना, ये अलग से पार्श्व उल्टा दिखाई देता है, ये वैसे मैंने वहां लिख लिया। इसीलिए क्या होता है, ये कक्षा 8 की बुक के अंदर लिख रखा है कि एम्बुलेंस जो नाम लिखा हुआ होता है ना, वो उल्टा लिखा हुआ होता है आगे। उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है, क्योंकि एम्बुलेंस नाम उल्टा इसलिए लिखा हुआ होता है दोस्तों, पार्श्व उल्टा का मतलब ये हो गया कि ये जो बी है ना, ये ऐसा है ना, इसके अंदर आपको ऐसा दिखाई देगा, ये क्या होगा, पार्श्व उल्टा होगा। ई साइड आरो इली साइड में, इली साइड आरो इली साइड में। एम्बुलेंस नाम हमेशा उल्टा लिखा हुआ होता है, ध्यान रखना। एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि जो आगे जाने वाली गाड़ी होती है ना, उसका जो साइड वाला दर्पण होता है ना, उसमें वो क्या दिखाई दे, वो पार्श्व उल्टा दिखाई देता है, तो ये बीच से क्या दिखाई देगा, वापस से तो दिखाई देगा। ये ध्यान रखना, वो आगे वाली जो गाड़ी होती है उसमें क्या दिखाई देगा, वो फिर पार्श्व उल्टा बनेगा ना प्रतिबिंब, तो क्या दिखाई देगा, आगे वाले को उल्टा नाम सीधा दिखाई देगा। तब वो एम्बुलेंस नाम क्या लिखा हुआ होता है, उल्टा लिखा हुआ होता है, ये ध्यान। और आप ये कह सकते हो कि सर आप समतल दर्पण की बात कर रहे हो, पर आगे वाली गाड़ी होगी उसके साइड वाला दर्पण तो उत्तल दर्पण होगा। पर ध्यान रखना दोस्तों, उत्तल दर्पण में आपको सीधा पूछा जाए तो प्रतिबिंब सामान्य सीधा बनता है, परंतु उसके अंदर भी ये जो पार्श्व उल्टा आपको बनता है, बाइक वाले शीशे में जाकर देख लेना आप, उल्टा दिखाई देगा आप। ठीक है ना, तो पार्श्व उल्टा बनता है समतल के अंदर, और ये बी ऐसा है तो ये ऐसा। तो ऐसा मानो कि बिंब है ना, बिंब, बिंब बी वेग से, बी वेग से दर्पण की ओर आ रहा है, दर्पण की ओर आ रहा है, और आ रहा है।
तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब बिंब को 2v वेग आता हुआ प्रतीत होगा। तो ये मान लीजिए कि बिंब का दर्पण के सापेक्ष बिंब का दर्पण के सापेक्ष वेग है ना, वो v है। तो ध्यान रखना, प्रतिबिंब का है ना, प्रतिबिंब का दर्पण के सापेक्ष पूछे ना, दर्पण के सापेक्ष, तो वो v होगा। परंतु बिंब के सापेक्ष, बिंब का दर्पण के सापेक्ष v वेग है ना, तो ध्यान रखना प्रतिबिंब का बिंब के सापेक्ष वेग है वो 2v होगा। क्यों होगा रे? क्योंकि हमने ये पढ़ते हैं कि ये दर्पण की ओर v वेग से आ रहा है, ये इधर v वेग से आ रहा है। तो जब दोनों विपरीत दिशा में आते हैं ना, तो दोनों के वेग क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। एक दिशा में आते हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। तो ये v वेग से आ रहा है, इधर ये v वेग से आ रहा है, दोनों विपरीत आ रहे हैं, तो जो प्रतिबिंब का वेग है वो बिंब के सापेक्ष 2v वेग हो जाएगा। तो इस दर्पण के सापेक्ष क्या है? v वेग है, इधर भी क्या है? v वेग होगा। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना, आगे वाला पॉइंट मैं पढ़ता हूँ। आगे वाले पॉइंट ये देखते हैं कि अगर आपको पूरी आकृति देखनी है, बिंब है, बिंब की पूरी अगर साइज दर्पण में देखनी है, साइज दर्पण में देखनी है, तो दर्पण की जो ऊंचाई है ना, दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम h/2। ये h ऊंचाई किसकी है? बिंब की है। h जहां h क्या है? जहां h बराबर है बिंब की। अगर टाबरो थे, अगर दर्पण के समतल दर्पण के सामने खड़े हो, अगर थे थाने पूरो अगर थे समतल दर्पण देखना चाहो नहीं, तो कम से कम जो समतल दर्पण है ना, वो आप अगर 6 फुट के हो ना, तो 3 फुट का क्या होना चाहिए? समतल दर्पण ऊंचा होना चाहिए, तभी आप पूरा देख पाओगे। अगर 2 फुट का है तो आप पूरा नहीं देख पाओगे अपने। ये ध्यान रखना। तो न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? h/2 ध्यान रखना। ये आ गया। अब देखो, इसके बाद में वी वेग 2v वेग वाला आ गया समतल दर्पण के और कौन सा पॉइंट बच गया? हाँ, एक ही पॉइंट बच गया। समतल दर्पण होता है ना, समतल दर्पण एकदम समतल होता है। अभी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी, वो क्या होती है? अनंत होती है। अनंत। मुझे बताओ, जो गोलीय दर्पण होता है तो क्या होती है? यहाँ पे होती है, ये वक्रता त्रिज्या होती है। और इसके अंदर क्या होता है? समतल होता है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होती नहीं है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, ध्यान रखना। तो उसमें तो फोकस दूरी होती है, पर इसके अंदर क्या होती है? इसमें वक्रता होती नहीं है, तो इसकी जो फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, ये ध्यान। और जो आवर्धन होती है ना, आवर्धन क्षमता, आवर्धन आवर्धन जो क्षमता होती है ना, आवर्धन का मान होता है, वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई, बट्टा बिंब ऊंचाई, h/h बराबर 1 होती है। 10 की क्या होती है? 1 होती है। तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है? 1 होती है। ठीक है। और लेंस की दर्पण की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? फोकस दूरी की उल्टी होती है। अभी दो चीजें ये ध्यान रखना, आवर्धन क्षमता और, तो ये चीजें आ गई सारी। और क्या, कौन सा पॉइंट रह गया अभी? और तो मैंने आपको बता ही दिया, सापेक्ष वेग वाला तो बता ही दिया, और आवर्तन क्षमता वाला बता ही दिया आपको। दर्पण की एक तो आवर्तन क्षमता होती है, और एक दर्पण की क्षमता होती है। दर्पण खुद की क्षमता होती है ना, जैसे लेंस की क्षमता होती है। दर्पण की क्षमता तो शून्य होगी भी, तो दर्पण की क्षमता क्या होगी? आवर्तन क्षमता क्या होगी? एक होती है हमेशा। वेग वाला बता ही दिया, और ऊंचाई वाला मैंने आपको बता ही दिया। यदि किसी दर्पण को अगर थीटा कोण पर घुमा देते हैं ना, ये ध्यान रखना, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा देते हैं, पर घुमा देते हैं, तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब या परावर्तित किरण प्रतिबिंब थीटा कोण पर घूम जाता है, पर
था कि इतने पॉइंट। अगर आपको क्या है, पीछे वाली दीवार दिखाई देनी है, एक पॉइंट और है, ये कोई ये आपका क्या है दर्पण लगा हुआ है, तो अगर आपको ये पीछे कोई दीवार है, आप यहाँ पे मध्य में खड़े, यहाँ पे आप खड़े, ये मध्य में खड़े, या आपको दीवार देखनी है पूरी, आपके पीछे की क्या देखनी है, दीवार देखनी है, और आप यहाँ पे मध्य में खड़े हो, तो ये दीवार, पीछे वाली दीवार और दर्पण के बीच में खड़े हो, ये अगर पूरी आपको दीवार देखनी है, दीवार की ऊंचाई h मान लीजिए, तो दर्पण की है ना, दर्पण की, दर्पण में दीवार देखने के लिए, दीवार देखने के लिए न्यूनतम न्यूनतम दर्पण की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होनी, h/3। अगर ये मानिए कि ये अगर h का मान अगर 12 है ना, दर्पण क्या होना चाहिए, 4 फुट क्या होना चाहिए, 4 फुट का होना चाहिए। अगर आप बीच में खड़े हो तो दीवार पूरी आपको इस दिखाई दे दी, ये समतल, बाद में लगाओ आप तल बने प्रति, आपको ये दे देगा कि दो समतल कोण दर्पण हैं, वो इतने कोण पर झुके हुए हैं, बताओ उनसे कितने प्रतिबिंब बने। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और जो RSS बोर्ड है यहाँ से प्रश्न पूछता है भी। इनमें दो कंडीशन बनती है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूँ मैं आपको, एकदम शॉर्ट व स्वीट बता देता हूँ आपको। दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी, ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना। एक आपको x के बराबर मानना है, एक सूत्र होता है 360 अपॉन थीटा। ये जहाँ थीटा कोण होता है ना, वो दर्पणों के बीच का कोण है, दर्पणों के क्या है बीच का। ये आप ध्यान रखना, जो थीटा कोण आपको कोई प्रश्न में ये देगा, आपको दिया हुआ मिलेगा कि कोई भी थीटा का मान कितना है, 44 डिग्री है, 45 डिग्री है, 48 डिग्री, तो वो मिल, तो ये ध्यान रखना कि ये आपको थीटा का मान दिया हुआ मिलेगा। तो एक बात ये ध्यान रखना, ये अक्स का मान है ना, एक्स का मान, एक्स का मान, एक्स का मान सम संख्या आने पर, सम संख्या आने पर, सम संख्या आने पर, ये देखो भी इसके आगे भी एक क्वेश्चन भी लेके आया हूँ मैं, ये 2-3 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, ये भी करेंगे समतल दर्पण के संबंध, ये क्वेश्चन। अगर x का मान सम संख्या आने पर, अगर x का मान क्या आता है, सम संख्या आ सकता है, एक x का मान क्या आ सकता है, x का मान विषम संख्या हो सकता है, विषम संख्या। दो चीजें हो सकती है ना, x का मान एक सम संख्या हो सकता है, विषम संख्या हो सकता है। जैसे मुझे बताओ थीटा का मान मैं यहाँ लिख दूं, थीटा का मान लिख दूं 60 डिग्री लिख दूं, तो 60/60 डिग्री लिख दूं, तो क्या आ गया, 6 आ गया। अब ये 6 सम है या विषम है, 6 क्या है, सम है, ठीक है। और जैसे विषम आ जाए से, इसका मान ऐसा मानो 43 डिग्री, बिंदी से बिंदी कटेगी, 4 का इसके अंदर भाग दो, 9 चौको 36, हाँ वो आ गया, ये क्या आ गया, विषम आ गया। तो दो मान हो सकते हैं x के, एक तो सम संख्या आ सकती है, एक विषम संख्या आ सकती है। जब सम संख्या आए ना, सम संख्या आए, सम संख्या आए, तब हमें प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों संख्या में क्या करना है, x में से एक घटा, क्या करना है, x में से एक घटा देना है। इसका मतलब है प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र होगा 360 अपॉन थीटा माइनस, ये हो जाएगा। अब दो प्रकार की होती हैं सममिति, जो 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 प्रतिबिंब बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं।
तो दो स्थिति होती है, एक तो सममित स्थिति होती है, एक असममित स्थिति होती है। दोनों में यही होता है, सममित व असममित, दोनों स्थिति, दोनों स्थिति में सेम सूत्र होगा भी। सम्मित और असम्मित, तो दोनों स्थितियां, सम्मित स्थिति कौन सी होती है, असम्मित स्थिति कौन सी होती है, वो मैं आपको बता दूं। अब देखो, अगर x का मान क्या आ जाता है, विषम आ जाता है, x का मान विषम आ जाता है, सब में अलग अलग देखना होगा। विषम में अगर जो वस्तु रखी हुई है वो सम्मित स्थिति है वस्तु की, सममित है अगर वस्तु, और एक असम्मित, एक असम्मित स्थिति है वस्तु की, असम्मित स्थिति है वस्तु। अगर सम्मित स्थिति है वस्तु की ना, तो प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों क्या, प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र होगा x माइनस एक, वही होगा 360 अपॉन माइनस, ये होगा n प्रतिबिंब क्या मानते, सेम सूत्र होगा। तीन कंडीशनों में सेम सूत्र होगा, जब 360 अपॉन थीटा का मान सम संख्या हो आए, और सम्मित हो या असम्मित हो वस्तु, तब इनका 360 अपॉन थीटा माइनस एक, दो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन ये हो गई कि जब सम संख्या विषम संख्या आए और सम्मित स्थिति हो तो सेम, तीन कंडीशनों में सेम होता है। परंतु जब 360 अपॉन थीटा का मान विषम संख्या आ जाए और असम्मित स्थिति अगर आपको दी हुई हो कि वस्तु की स्थिति क्या है, असम्मित है, तब क्या होगा दोस्तों, तब क्या होगा, तब इसका सूत्र क्या होगा, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर x, यही होगा। n बराबर क्या होगा, 360 अपॉन एक, घटेगा नहीं, ये ध्यान रखना, ये इतनी ही चीजें ध्यान रखनी है। अब आप ये ध्यान जान लो कि सम्मित स्थिति क्या होती है, सम्मित स्थिति क्या होती है वस्तु की वस्तु की, और असम्मित स्थिति क्या होती है, असम्मित क्या होती है। सम्मित स्थिति का मतलब होता है दो दर्पणों के बीच में वस्तु बीच में हो, क्या हो, दो दर्पणों के बीच में। सम्मित स्थिति का मतलब है वस्तु दोनों दर्पणों के बीच, दोनों दर्पणों के बीच, दोनों दर्पणों के बीच, दोनों दर्पणों के बीच में स्थित हो, बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों दर्पणों से जो कोण है ना वो क्या हो, बराबर हो। ये थीटा कोण क्या हो, बराबर हो, थीटा वन और थीटा टू, थीटा वन का मान क्या हो, थीटा टू के क्या हो, बराबर हो। इसका मतलब ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी क्या होना चाहिए, 45 डिग्री। तब हम कह सकते हैं वस्तु सम्मित स्थिति में है। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ मिलेगा कि दो दर्पणों के बीच में 40 डिग्री का कोण बन रहा है, दो दर्पणों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, दो दर्पणों के बीच में लंबवत हैं, समांतर हैं दर्पण, थीटा का मान दिया हुआ मिलेगा और ये बताया हुआ मिलेगा कि वस्तु सम्मित स्थिति में है या असम्मित स्थिति में है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये बताया हुआ न हो कि वस्तु सम्मित है या असम्मित है, तो हमेशा आपको वस्तु को क्या मानना है, सम्मित स्थिति में मानकर ही आपको उसका आंसर देना है, ये ध्यान, ठीक है ना। असम्मित स्थिति, इसमें क्या होता है अभी, में क्या होता है कि वस्तु क्या नहीं होती, बीच में नहीं होती, दो दर्पणों के बीच में नहीं होती, ऐसी कोई वस्तु हो। यहाँ पर क्या होगा, ये थीटा वन और ये जो थीटा जो टू है ना वो बराबर नहीं होगा, थीटा वन के बराबर नहीं होगा थीटा टू, वस्तु बीच में नहीं होगी, वस्तु बीच में नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो ये सम्मित स्थिति और असम्मित स्थिति, अगर क्वेश्चन के अंदर ये नोट लगा के लिख लेना। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें नए दी हुई हो, और कई टीचर इसको ये भी बताते हैं कि अगर सम्मित और असम्मित स्थिति न दी हुई हो तो उसका आंसर असम्मित मान के करेंगे। पर दोस्तों ध्यान रखना वो गलत है, वस्तु को क्या मानेंगे, अगर प्रश्न में, अगर प्रश्न में वस्तु सम्मित व असम्मित स्थिति की चर्चा के बारे में न बताया हुआ हो, बारे में ना बताया हुआ हो,
बताया हुआ हो तो वस्तु सममित मानकर प्रश्न हल करेंगे। अगर ये बात ध्यान रखना, एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एक नोट के अंदर ये दूसरा पॉइंट भी लिख लेना, फिर आपका ये क्वेश्चन भी गलत नहीं हो कि जब x का मान थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर x का मान, x का मान का मतलब क्या हुआ, x का मान का मतलब क्या हुआ यहाँ पे मुझे बताओ। x का मान का मतलब है 360 अपॉन थीटा। इसका मान, x का मान दशमलव में आए, दशमलव में आए तो 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 x का मान हमेशा आगे वाली पूर्ण संख्या या को मानना है, मानना। बस इतनी बातों का ध्यान रखना है। ये कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको ये दे दिया कि कोई दो दर्पणों के बीच में थीटा का मान दे दिया 30, या आपको दे दिया 35 डिग्री, क्या दे दिया 35 डिग्री दे दिया थीटा का मान, और थीटा का मान 35 डिग्री दे दिया, और आपको ये बताया हुआ नहीं है सवाल के अंदर कि सममित है या असममित है, तो आप क्या काम करोगे मुझे बताओ। आप ये काम करोगे, सबसे पहले सर x का मान देखना है हमें। x बराबर 360 अपॉन थीटा होता है। पहले x का मान देखेंगे कि सम संख्या आ रहा है या विषम संख्या आ रहा है। तो x का मान जैसे मुझे बताओ, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 1 ये ले लेता हूँ। थीटा का मान 60 डिग्री है, बताओ प्रतिबिंबों की संख्या। तो सबसे पहले सर हम x का मान याद करते हैं, 360 अपॉन थीटा का मान 60 लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं अक्ष सम आता है या विषम आता है। और क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ, अगर ये दिया हुआ है सममित, चलो मान लेते हैं कि न तो सममित के बारे में दिया हुआ और न असममित के बारे में दिया हुआ, तो आप इसको क्या मानोगे, हमेशा क्या मानोगे, सममित ही मानकर। सबसे पहले तो x का मान देखते हैं, सम आता है या विषम आता है। x का मान यहाँ पर बिंदी से बिंदी कट गई, 6 आ गया। x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब मुझे बताओ ये 6 क्या है, ये सम संख्या है, क्या है, सम संख्या आई है, सम संख्या आई है। तो आप सम संख्या आती है तब हमेशा n का मान याद करते हो, तो x में से 1 घटाते हो ना, 6 माइनस 1 बराबर 5। ये किसकी संख्या होगी, प्रतिबिंब। सर थीटा का मान रख देते हैं हम 40, थीटा का मान 40 रख देते हैं। तो हम पहले x का मान देखते हैं, सम आता है विषम आता है। अगर सममिति और असममिति के बाद में, तो बाद में देखेंगे, पहले सम और विषम बारे में देखेंगे। यहाँ 40 डिग्री रख दिया, बिंदी से बिंदी कटेगी, 9 चौके 36, क्या आ गया, x का मान 9 आ गया। अब बताओ ये 9 सम है या विषम। अब ये क्या है, ये विषम है, ध्यान रखना। विषम होगा ना, तब हमें ये देखना होगा कि इस वस्तु सममित स्थिति में है या असममित स्थिति में है। अगर क्वेश्चन के अंदर असममित स्थिति अगर दे रखा है, अगर ये विषम आ गई संख्या, विषम आ गई, तब हमें ये देखना है, विषम आ गई तब ये सममित स्थिति में है ना या असममित स्थिति में है। अगर बीच में रखी हुई है दर्पण के एकदम ना, तब वहां प्रतिबिंबों की संख्या n का मान सममित स्थिति में है ना, तब इसका मान क्या होगा, तब होगा 9 माइनस 1 बराबर 8, होगा 9 माइनस बराबर 8। जब असममित स्थिति में है ना, तब क्या होगा, इसका मान 9 ही होगा, ध्यान रखना होगा 9 ही। अगर सवाल के अंदर सम्मित असम्मित नहीं दिया हुआ हो तो ये सम्मित मानकर इसका आंसर आपको दे। चलो ये देख लिया। सर थीटा का मान ऐसा हो कि पूरा पूरा भाग न जाए, जैसे ये मान लो 46 डिग्री आ जाए, 46 डिग्री आ जाए, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे भी, तब हम सर पहले तो x का मान याद करके हम ये देखेंगे कि सम संख्या आ रही है या विषम। तो 360 अपॉन क्या देंगे, 46, 360 में क्या देंगे, 46 देंगे। अगर ये मान लीजिए पॉइंटों के अंदर आ गई, भाग दे देख लियो भी, ऐसा हमने सपोज किया ये 8 पॉइंट 28 इस ये आ गई, माना ये मान लिया कि ये आ गई, भाग दे। अभी x का मान क्लियर नहीं हुआ है ना, मुझे बताओ ये आ जाती है तो
तो अक्स का मान क्या मानते हैं, आगे वाली क्या मानते हैं, संख्या मानते हैं। तो आगे वाली पूर्ण संख्या 9 होगी। इसका मतलब है एक्स का मान कितना है, 9 है। 9 क्या है भी अब देखेंगे, ये विषम है ना, सम है। तो हम ये देखेंगे कि ये सम्मित अगर वस्तु है तो 9 माइनस 1 बराबर 8, और असम्मित अगर वस्तु की स्थिति है तो कितना होगा, 9। इसका यहाँ करना है डाबरो 1%। ठीक है, तो ये प्रतिबिंबों की स्थिति भी हमने क्या कर ली, निकालना हमने सीख लिया। प्रतिबिंबों की स्थिति या प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना हमने सीख। अब एक ये ध्यान रखना, कक्षा 8 की बुक के अंदर ये दे रखा है, जो दे रखा है पेरिस्कोप और जो कैलाइडोस्कोप है ना, उसके बारे में दे रखा है। ठीक है ना, आप इस तरीके से लिखते हो, परावर्तन समतल दर्पण एक तो चेहरा देखने के लिए किया जाता है, चेहरा देखने के लिए दो और दे रखे हैं। एक पेरिस्कोप होता है ना, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण काम में लिए जाते हैं। दो समतल दर्पण है, समतल दर्पण काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। दोनों होता है बराबर 45 डिग्री, दोनों को 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। इस तरीके से होता है भी। यहाँ पर कोई तो देखने के लिए करते हैं भी यहाँ से प्रयोग, एक यहाँ लग गया और एक यहाँ पर लग गया, यहाँ से। तो वो थीटा का मान कितना होता है, 45 डिग्री। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना भी, ये ध्यान रखना, ये 45 डिग्री क्या होते हैं, ये झुके हुए होते हैं। 45 डिग्री झुके हुए होते हैं, 45 डिग्री। दोनों के बीच कोण नहीं होता, ये दोनों, ये तो पास पास में भी नहीं होते भी, झुके हुए दोनों, दोनों 45 डिग्री कोण पर। का जो पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है भी, ये कोई भी जासूस वगैरह को देखने के लिए किया जाता है, जैसे पनडुब्बी से कोई चीज या बंकर सैनिकों के ना, सैनिकों के बंकर, बाहर की वस्तु देखने में, बाहर की देखने में। तो आनंदपाल को मारा था ना, वो इसी तरीके से दो समतल दर्पणों को लेकर 45 डिग्री देखकर गोली मारी। ये पेरिस्कोप एक होता है, क्लेमाइड है ना, जिसको बहुदृश्य मूर्ति बोलते हैं, बहुमूर्तिदर्शी बोलते हैं, कैलाइडोस्कोप, कैलाइडोस्कोप जी में बोलते हैं, बहुदर्शी। ये कक्षा 8 की बुक के अंदर दे रखा है। समतल दर्पण काम में लिए, तीन समतल दर्पण काम में लेते, भाव होता है ना 60 डिग्री, 60 डिग्री का। ठीक है, कैलाइडोस्कोप का उपयोग कब किया जाता है, ये जो विभिन्न प्रकार के जो बाणिये वगैरह होते हैं ना, ये हमने कक्षा 8 के अंदर मैंने ये प्रयोग करके बना के दिखाया था बच्चों को। ये एक वस्तु के अलग अलग भिन्न भिन्न रंगों को देखने के लिए या नई डिजाइन बनाने के लिए, कोई दुकानदार होता है ना, दुकानदार नई डिजाइन, डिजाइन ये वस्त्र वगैरह, वस्त्र बनाने के लिए, बनाने विभिन्न रंगों का पता चलता है, अलग अलग नए नए रंगों के वस्त्र है ना बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। साफ लाइन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाई देता हूँ, ये रहा, ये बहुमूर्तिदर्शी आर्ट की बुक के अंदर दे रखा है भी, इस तरीके से ये बनाया जाता है। थानाथ को नहीं, उपयोग देख लो। क्लाइडोस्कोप तैयार करते हैं, फिर में जानते हैं तो आपको
ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न के क्या दिखाई देते हैं, पैटर्न दिखाई देते हैं। कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख सकते। आप अगर उनमें देखोगे ना तो एक पैटर्न आपको बार बार दोबारा दिखाई नहीं देगा। प्राय दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले कलाकार और कैलाइडोस्कोप का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भी, ठीक है ना, ये लिख लेना उपयोग में। नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं, नए नए पैटर्न, नए नए कलर देखने के लिए। तो आप ये जो कैलाइडोस्कोप होता है ना, उनको अगर आप देखोगे ना तो उसमें एक कलर आपको बार बार दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कैलाइडोस्कोप ध्यान रखना, ये 3 दर्पण होते हैं, भाव कितना होता है 60 डिग्री।